हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नू वॉइस। आज की कहानी है अम्मा। आम के पेड़ वाले आंगन में खुरखुर आती आवाजें लगता है अम्मा ने फिर आज बर्तन वाली बाई के लिए बर्तनों का ढेर लगा दिया है। और मन ही मन कुड़कुड़ाती बाई खुर्च कर और पटक पटक कर काली कढ़ाई साफ कर रही है। पास ही धनिया की पत्ती तोड़ती अम्मा से जब बाई का यह बर्तनी अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोल पड़ी, अरे क्या करती है, आराम से हाथ चला, कढ़ाई मांजनी है, तोड़नी नहीं। तुम भी अम्मा आंच पर बर्तन चढ़ाकर भूल जाती हो। देखो कैसी जलाई है तुमने यह कढ़ाई, और घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। आधा वक्त तो तुम्हारे घर के बर्तन रगड़ने में ही निकल जाता है। बाई का उत्तर था। अम्मा बाई के इस उत्तर को आगे बढ़ा पाती कि इससे पहले गैस पर चढ़े कुकर ने अम्मा को सीटी बजाकर बुला लिया। अम्मा बाई को बिना कोई जवाब दिए हे राम बोलती हुई लड़खड़ाती सी रसोई की तरफ चल पड़ी। कुछ ही समय पश्चात रसोई से शांति हुई और मृदु आवाज आई, नीलम चाय पिएगी क्या? गरम तासीर वाली चाय का चैन पहुंचाने वाला ठंडा असर हुआ। नीलम बाई की सारी चिड़चिड़ाहट मंद मुस्कान में तब्दील हो गई। धुले बर्तन रसोई में रखते हुए वह बोली, आज आपने अभी तक नहीं पी है क्या? अरे नहीं, साहब के लिए बनाई तभी पी थी। अब तेरे लिए बना रही हूँ तो घूट दो घूट मैं भी पी लूँगी। अम्मा अपने 40 साल पुराने वैवाहिक काल से पति को वकील साहब कहकर पुकारती थी। वकील साहब कितने पुराने व कितने सफल वकील थे यह कहना संशयात्मक था, किंतु गिरता स्वास्थ्य या कहे बुढ़ापे की मार ने गोरे गट वकील साहब की गर्दन व देहगात को थोड़ा झुका दिया था। उनका दुबला पतला अकड़ा सा व्यक्तित्व उनकी वृद्धावस्था के कारण था। खांसते खखारते पुराने से काले कोट में उनकी देह सिमटी सी जान पड़ती थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह अम्मा के ही मैन थे। उनके घर के पिछवाड़े वाले आंगन में आम, अमरूद व आंवले के पेड़ थे। ठंड के समय की धूप उनके आंगन में बिखरी हुई थी। वहीं आंगन के एक कोने में छोटा सा चूल्हा जलाए अम्मा वकील साहब के नहाने का पानी गर्म कर रही थी। वकील साहब पिछवाड़े के गुसलखाने में ही नहाते थे। अम्मा हाथ में तौलिए लिए वकील साहब की अर्दली में लगी रहती थी। वकील साहब की तरह ही थोड़ी झुकी हुई दुबली पतली अम्मा लगभग सफेद हो गए बाल में वकील साहब के साथ उनके काले बालों वाले अतीत से अनवरत निभाती चली आ रही थी। 67-68 की उम्र वाली अम्मा सुहाग के एकमात्र चिन्ह से भी कभी खुद को वंचित नहीं रखती थी। कांच की खनखनाती बजती चूड़ियों से भरी कलाई, माथे पर लाल रंग की बिंदी, पैरों में पजेब बिछिया और गले में पड़ा नाम मात्र के सोने वाला काली गुथनी से सजा मंगलसूत्र। अम्मा जब सफेद बालों में ढेर सा सिंदूर लगाती तो आसपास के सफेद बाल भी गुलाबी रंग से रंग जाते। अम्मा तीज पूजती तो चतुर्थी में भी उपवास रखती, ग्यारस में एक अन्न खाती तो पूर्णिमा पर चंद्र का अर्घ देना कभी नहीं भूलती। परमा हो या चट, भगवान और अम्मा का साथ बिना किसी गठबंधन के 7 जन्मों के प्रण सा मजबूत था। वकील साहब को भोजन जिमाकर अम्मा के होठ किसी चालीसा में रत हो बुदबुदाने लगे। वकील साहब के भोजन के पश्चात अपर्याप्त बची आलू टमाटर की सब्जी, सिगड़ी में सिकी काठ जैसी रोटियों को अम्मा रसीली साग के साथ भिगोकर अपने बिना दांतों वाले मसूड़े से बहुत देर तक चबाती रहती। अकेले में भोजन करती अम्मा कभी कभी विचार मगन हो जाती और अचानक से थाली एक और सरकाकर सुबक सुबक कर रोने लगती। शायद भोजन से जुड़ी विगत स्मृतियाँ अम्मा के कलेजे में आकर अटक जाती और उन स्मृतियों में बसा दुख उनकी आंखों में अश्रुधार बनकर टपकने लगता। ऐसे में आम की बोर खुरचती चिहकती चिड़िया अपनी अस्पष्ट चहचहाट से अम्मा का दुख बांटने का प्रयास करती, पर इस सब से बेखबर अम्मा मानो अपने अंतर मन से जैसे किसी चलचित्र का फ्लैशबैक देखकर दुखी हो जाती। अम्मा के इस दुख का कारण उनके एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु थी। जीवन सतर में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक पुत्र बहुत मेधावी रहा हो ऐसा कुछ नहीं था। अध्ययन में औसत था। अम्मा और वकील साहब बस इतना जानते थे कि उनका पुत्र किसी कपड़े की दुकान में काम करता है, लेकिन अम्मा के बेटे के धंधे ट्रिक वाले होते थे।
जिन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता था। जब कभी लड़के के धंधे में अतिरिक्त आमद हो जाती तो रात्रि के भोजन में सब्जी के साथ मिठाई नमकीन का समागम हो जाता था। कम सुविधाओं वाला यह घर फिर भी खुशियों से गुनगुनाहट से भरा रहता। तीनों प्राणी अपने अपने हिस्से की खुशियों का आदान प्रदान मुक्त हस्त से एक दूसरे को करते रहते और इस तरह से गृहस्थी अपनी चाल में मस्त रहती। अम्मा जब संतान सात्य का उपवास रखती तो वकील साहब अम्मा के लिए गुड़ के पुए बनाने में मदद करते और जब अम्मा हरियाली तीज पर वकील साहब के लिए निर्जला रखती तो बेटा बड़े मनोयोग से अम्मा के लिए गोरा शिव के लिए फूलों का फुलहेरा बना देता। ठंड में जब वकील साहब खेत से गरम गुड़ लेकर आते तो अम्मा अपने सपूत के लिए गरम गरम गुलगुले घी की कढ़ाई में छोड़ देती। कम में ही सही तीनों से बनी यह छोटी सी गृहस्थी डोलती हिचकोले खाती मस्ती से चल रही थी कि तभी इसमें एक विघन आ गया। बीती शाम को अम्मा का बेटा कुछ कांपता और गरम गरम सा था। रात होते होते उसे तेज जवर ने जकड़ लिया। बुखार से तपती देह पर पड़ी 2-3 रिजइयां भी धुजती देह को रोक नहीं पा रही थी। देर रात तक होती उल्टियों ने अम्मा व बूढ़े वकील को किसी अनहोनी की आशंका से भर दिया। आधी रात को ही ऑटो में डाल ठंड से कांपते लड़के को सरकारी अस्पताल ले गए। आधी रात में नींद खराब होने के कारण चिड़चिड़े डॉक्टर ने लापरवाही से पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया कि वकील साहब के बेटे की ठंड से कांपती देह कुछ ही देर में लकड़ी के काट सी निष्क्रिय रह गई। लड़के की निर्जीव देह को हिलाते डुलाते अम्मा और वकील साहब कुछ देर तो समझ ही नहीं पाए कि कौन सी अनहोनी हो गई है। मर्त देह पर जब नीले नीले निशान उभरने लगे तब घिंघियाते से वकील साहब ने कंपाउंडर से उनके बच्चे को बचाने की मिन्नत की। आए दिन की मौत देखने का अभ्यास कंपाउंडर संवेदनता से उठा और थोड़ी बहुत जांच करने के पश्चात भावहीन होकर बोला, लड़का मर गया है, ले जाओ इसे। स्ट्रेचर नुमा पलंग पर निर्जीव पड़ी देह और अम्मा और वकील साहब ने एक बार एक नज़र देखा, लेकिन जैसे कंपाउंडर के वाक्य का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। लड़के की कलाई थाम वकील साहब ने पुनः कंपाउंडर से दारुण विनती की कि वह एक बार उनके बेटे का प्राण दान दे दे, लेकिन मौत की तरह ही संवेदन विहीन एवं भाव विहीन कंपाउंडर तेज स्वर में बोला, अरे दादा, कहा ना आपसे, इसमें जान नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ से, सुबह होने को है, अभी बाकी मरीज आने शुरू हो जाएंगे। अम्मा और वकील साहब जैसे इस बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहते थे। अम्मा अपने बेटे के गाल सहला रही थी, मानो उसमें प्राण फूंक देना चाहती हो। किसी इमारत की नींव में विस्फोट भरने के बाद इमारत की जो हाल होती है, लगभग वही हाल वकील साहब की थी। पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने उन्हें पहचाना और उनके साथ घटित इस भयानक हादसे से उनका परिचय करवाया। अम्मा की चीख इतनी हृदय विदारक थी कि वह उनके सीने में ही घुट कर रह गई। वकील साहब को जैसे सिर्फ अस्थि का ढांचा शेष रह गया था, मानो स्मृति, संपदन, संवेदन, चेतना की बूंदे दुख के जेठ की निर्दयी कड़कती धूप के द्वारा सोख ली गई हो। जब पुत्र की मर्त देह घर पर लाई गई तो लगा आंगन के पेड़ की छांव में 3 मर्त देह पड़ी हो। रोज के व्यस्त आवाजों से भरे आंगन की सभी ध्वनियां मर्त प्राय थी। बची थी तो बस मौत के रंगी नीरवता, निशब्दता। लड़के का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस अंतिम संस्कार ने मानो घर के सभी संस्कारों की इतिश्री कर दी थी। अब आंगन में चालीसा नहीं गूंजती थी। अम्मा की चूड़ियों की खनक शेष नहीं थी। सुबह सवेरे नहाने के लिए वकील साहब का चींची करता हैंडपंप कुछ शांत सा पड़ा था। वकील साहब और अम्मा साथ रहकर भी जैसे साथ नहीं थे। रोज की अनिवार्यता रवायतों के बीच शायद ही कभी ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी नजर भर एक दूसरे को देखते। अम्मा के घर पर सजी धजी मंगल सोहरे गाती महिलाओं की टोली अब इस आंगन से बचकर निकल जाती थी। ढोलक की थाप कहीं खो गई थी। कभी कभी तो घर की दीवारों पर एक दूसरे को याद दिलाती कि घर में 2 जिंदा इंसान का निवास भी है। घर में छिपकलियों की टर्टर और चूहे की उछल कूद के रूप में मात्र जिंदगी शेष थी। एक दोपहर जब अम्मा अनबनी सी बैठी तब दीवार पर तेज दस्तक हुए। दरवाजा खोला तो देखा एक हष्ट पुष्ट देह वाला युवा पुरुष खड़ा था। चेहरे का ताव, तीखी चुभती आंखें व फड़फड़ाती मूंछों से स्पष्ट था। पुष्ट देह पर झूलती ढीले कुर्ते की बाहें मांसल भुजाओं पर परत
इकट्ठी थी। अम्मा की आंखों में युवा ने खुद को लेकर अपरिचित भाव की प्रतिक्रिया देखी तो वह खुद ही थोड़ी तेज स्वर में बताने लगा, देखो आंटी, तुम्हारे लड़के ने हमसे 20,000 रुपये उधार लिए थे। महीने भर से तुम्हारे आदमी के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी रकम वापस कर दो, लेकिन आज तारीख तक हमारी रकम की एक अठन्नी भी हमको वापस नहीं मिली। इसलिए मजबूर होकर आज हम घर पर आ धमके। एक सांस में कितना कुछ रोबदार आवाज में अम्मा के कानों में आ टकराया। अम्मा कुछ समझ पाती इससे पहले आगंतुक का स्वर पुनः गूंजा, आंटी, हमारे रुपये तुम्हारे लड़के ने लिए थे। हमें पता है कि वह मर गया है, इतने दिनों से गम खाए थे, लेकिन अब हमारी भी गुंजाइश खत्म हो गई। बहन का ब्याह करना है, उसकी भी बात पक्की सी ही है। कल को हमें उसका दहेज जुटाना है। अरे अब जब खुद का ही पेट खाली है तो परमार्थ कहाँ से सूझे। कड़कती आवाज में की गई उघाई के कारण अम्मा के चेहरे पर बेचारगी व विवशता के भाव आ गए। लाचारी का भाव अम्मा के चेहरे पर इतना अधिक स्पष्ट था कि इसने युवा के क्रोध को कर्मियत का छिड़काव कर दिया। दुख का आधिक्य था अथवा बुढ़ापे का कारण। अम्मा की पलकों की परतें आंखों की पुतलियों के ऊपरी हिस्से पर लुढ़क गई थी। अम्मा से अपेक्षाकृत नरम लहजे में युवा ने अपनी रकम प्राप्ति की बात दोहराई और वहां से डगमगाता सा चला गया। शाम को जब वकील साहब घर पर वापस लौटे और खुट्टी पर अपना काला कोट टांगने लगे, तब हाथ में पानी का गिलास लिए अम्मा ने दोपहर वाली घटना सुनाई। पहले से ही सब जानने वाले वकील साहब ने हूँ कह दिया। उनके इस भाव से अम्मा थोड़ा सा चिढ़ गई। हूँ क्या? कौन है वह लड़का और किसके पैसे मांग रहा है हमसे? अम्मा के प्रश्न में रोष था। बोझ ढोते कंधों के साथ वकील साहब पास पड़ी चारपाई पर निढाल से पड़ गए। अम्मा की आंखों में स्पष्ट प्रश्न बचकर निकलता अम्मा की आंखों से स्पष्ट प्रश्न से बचकर निकलना जब संभव नहीं दिखा तो वकील साहब बोले, दिवाली पर हरिकेश, हमारे बेटे ने इस लड़के से 20,000 रुपये उधार लिए थे। अब यह लड़का गगन अपनी रकम वापस चाहता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर अम्मा चिंतित सी वकील साहब के पास आकर बैठ गई और विचार विश्लेषण करते हुए बोली, अरे हाँ, हरिकेश लाया तो था रुपये, लेकिन वह तो कहता था कि उसके मालिक ने एडवांस लिया है। इन रुपयों में से कुछ बचे हैं क्या? वकील साहब ने एक उम्मीद भरा प्रश्न अम्मा से किया। कुछ पैसे तो व्रत त्योहार में खर्च हो गए, बाकी बचे तुम्हारी भाई की लड़की की शादी में। कुछ बचे थे वो दवाई के भेंट चढ़ गए। उम्मीद तोड़ता जवाब वकील साहब के पूछे गए सवाल के परिणाम में प्रस्तुत था। कुछ देर के लिए कमरे में चारों तरफ निस्तब्धता छा गई। दोनों पति पत्नी एक ही प्रश्न का उत्तर खोजने में व्यस्त हो गए कि कैसे गगन का उधार चुकाया जाए। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कुछ मासिक बचत करके ही इस ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। चढ़ती ढलती धूप की तरह दिन की पल पल क्षण क्षण करके कटने लगे। वही नियमित बेरंग सी दिनचर्या जिसे भरसक प्रयत्न से अंतिम चरण तक पहुंचा जाता था, लेकिन जल्द ही इस दिनचर्या में एक अनोखा सा रंग गगन के रूप में चुपचाप दाखिल हो गया था। अपने उधार की उघाई करने गगन समय बेसमय आने लगा था। जख्म पर मरहम सी घटना क्षण दर क्षण घटती रही। एक दोपहर गगन अपना ऋण लेकर जाने में अड़ गया था और कमरे में पड़ी खाट पर धरना देकर बैठ गया। जेठ की दोपहरी का अलसाया सा असर था या पिछले दिन के अतिरिक्त काम की थकान। गगन खाट पर ही खर्राटे मारने लगा। जब सांझ को पक्षियों के अपने बसेरों में जाने की हलचल प्रारंभ हुई तब गगन की आंखें खुली। सामने रसोई में अम्मा सुलगती सिगड़ी पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ तल रही थी। सुबह का खाया हुआ शाम तक पच गया था और अब गगन को कुछ खाने का मन किया, लेकिन कहे तो कैसे कहे। माँ के मन का बच्चों के पेट से एक अदृश्य नाता होता है। बच्चों की भूख से मातृत्व कभी अनभिज्ञ नहीं रह सकती। गगन खाट से उठकर जाता इससे पहले अम्मा ने सूजी का हलवा और गरम गरम पकौड़े की प्लेट गगन के सामने रख दी। साथ ही एक गरम चाय का प्याला भी था। ज्यादा सोच विचार का मौका नहीं दिया और वह चाय के साथ गरम गरम पकौड़े का आनंद लेने लगा। जब पेट भर गया तब गगन खाट से उठकर खड़ा हुआ और आंटी जा रहा हूं कहकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अम्मा के हृदय में भी एक अनचिन्हा सा संतोष था।
बिल्कुल वैसा ही जैसे हरिकेश के भोजन कर लेने के पश्चात होता था। वह शाम कुछ हल्की थी। रोज के अवसादी छींटों के स्थान पर उस शाम में महकते वात्सल्य की खुशबू तैर रही थी। टेबल से प्लेटें बटोरती अम्मा का मन ना जाने क्यों हल्का था। गगन का आना जारी था, बस भाव बदल गए थे। अम्मा और गगन एक अनदेखी सनहे की डोर से बंधे चले जा रहे थे। हरिकेश का उल्लेख बातचीत में होता रहता था, लेकिन किसी कर्ज उघाई सा नहीं, बल्कि हरिकेश की बातों में। एक रोज पांचांग बाँचने के लिए अम्मा ने कैलेंडर उठाया। तिथियों पर फिसलती अम्मा की उंगलियां अचानक से रुक गई। लाल घेरे से घिरे खाने में हरछठ लिखा था। कल हरछठ है, हरिकेश के बाद की पहली हरछठ। ना जाने क्यों अम्मा का मन हुआ कि वह पुनः पुत्र की दीर्घ आयु की कामना वाला हरछठ व्रत उपासी रहे, लेकिन दिमाग इस व्रत को करने के लिए नकारात्मकता की तरफ संकेत कर रहा था। फिर भी मन न जाने क्यों कहता कि वह व्रत रख लिया जाए। अगले दिन सारे विचार विश्लेषण को दरकिनारे कर अम्मा ने मुंह अंधेरे ही स्नान कर लिया और फूल धूप ढूंढने मंदिर के प्रांगण की तरफ चल निकली। मन में एक हिचकी सी थी, लेकिन फिर भी मन हल्का था। वात्सल्य से परिपूर्ण संतान की दीर्घ आयु व संतान समृद्धि के लिए गुपचुप तरीके से रखे इस व्रत की पोल अम्मा की चूड़ियों की खनक खोल रही थी। वकील साहब को भेजने के पश्चात व्रतधारी अम्मा पूजा के लिए धूप दीप खोजने लगी। मन में कोई इच्छा घुमड़ रही थी कि सामने से गज की तरह डोलता मुस्कुराता गगन प्रत्यक्ष था। और आंटी क्या बात है, आज बड़े सवेरे ही नहा ली। सामने आंगन में आंवले के पेड़ के नीचे गीली मिट्टी के ढेर में कांस खुशी देखी तो एक प्रसन्न सा आंखों में उभर आया। तभी अनजाने में जब अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा कुछ सिहरी सी खड़ी थी। अगले ही पल कुछ भापकर गगन संभला। अरे आंटी, आज उपवास से हो, पहले क्यों नहीं बताया, कहकर घर की देहरी उलांग गया। हाथ में केले का एक बड़ा गुच्छा और व्रत में उपयोगी सभी चीजों के पैकेट हाथ में थे। व्रत की समस्त सामग्री हाथ में झुलाता आंटी आंटी चिल्लाता गगन व्रत साधिनी अम्मा के समक्ष खड़ा हुआ था। अम्मा की आंखें वात्सल्य से सजल हो छलकना चाह रही। तभी बगल के आंगन से महिलाओं के समवेत स्वर में मंगल सोहरों की आवाज गूंजने लगी। अम्मा कहीं खो सी गई। तभी गगन का स्वर गूंजा, अरे आंटी, पूजा नहीं करना क्या, मुहूर्त बस दूसरे पहर का है। तो इस अम्मा और बेटे की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप भी अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।